नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से भाग है, इसकी विशेषता क्या है, इन तमाम छोटे बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं कि भौतिक प्रदेश का मतलब क्या है। ये जो भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो भौतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से समरूप हो, अर्थात ऐसा रीजनल जो भौतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से समरूप या समान विशेषताओं वाला हो, उसको अपन भौतिक प्रदेश कहते हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन मुख्यतः एस.पी. चटर्जी के अनुसार 4 प्रदेशों में बांटा गया है। यानी भारत के भौतिक प्रदेश मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है और उनमें से यदि हम भौतिक प्रदेश की बात करने से पहले भारत की संपूर्ण भौगोलिक स्थिति पर नज़र डालेंगे तो भारत की संपूर्ण भौगोलिक स्थिति में कई प्रकार की विविधताएं हैं। जैसे पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। तो इस प्रकार की भौतिक विविधताएं देखने को मिलती है और ये भौगोलिक दृष्टि से भौतिक विविधताएं यानी कि देखी जा सकती है। भौतिक प्रदेशों में ये जो विविधता है, इनको समान भौगोलिक विशेषताओं वाले प्रदेशों को देखते हुए इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, कुल भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल ये 32,87,263 वर्ग किमी है। यानी 32,87,263 वर्ग किमी टोटल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ये जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल विश्व का 2.4% और संपूर्ण ग्लोब का 0.59%। संपूर्ण ग्लोब का मतलब है कि जिसमें स्थल और जल दोनों शामिल हैं। तो संपूर्ण ग्लोब का यानी 0.59% है। टोटल क्षेत्रफल में भारत के टोटल जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी, इनमें से पर्वत और पहाड़ या पठार या मैदान की स्थिति देखेंगे तो पर्वत 10% है टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का, पहाड़ है वो 18.5% है, पठार 27.7% है और मैदान 43.2% है। यानी ऑल ओवर में टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल में मैदान अधिक है। और यदि पर्वत और पहाड़, आपके मन में ये शंका होगी कि पर्वत और किसको कहेंगे, पहाड़ किसको कहेंगे, तो एक अपन इसकी सीधी सी परिभाषा से समझ लेते हैं कि जो 700 मीटर से ऊपर है, समुद्र तल से 700 मीटर से जो ऊपर है, उन तमाम श्रेणियों को अपन पर्वत कहते हैं। और 700 मीटर से नीचे वाले ऊबड़ खाबड़ जो भाग है, जो पहाड़ी भाग है, उसको अपन
पहाड़ कहते हैं। तो भारत में पर्वत टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10% है, पहाड़ 18.5% है, पठार 27.7% है और मैदान 43.2% है। अब बात आती है कि भारत की भौगोलिक भौतिक प्रदेशों को मुख्यतः एसपी चटर्जी के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा है वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश ये जो आपके सामने मैप दिखाई दे रहा है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत के जम्मू कश्मीर राज्य, हिमाचल, उत्तराखंड से ये जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ सारे शामिल हैं, इसको हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहते हैं, जो भारत के भौतिक प्रदेशों में आता है। ये भौतिक प्रदेश है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है मध्यवर्ती विशाल मैदान। मध्यवर्ती विशाल मैदान ये भारत का मध्यवर्ती विशाल मैदान है। यहाँ से राजस्थान में धार्मिक स्थल भी शामिल है, गुजरात का कुछ क्षेत्र भी शामिल है और मध्यवर्ती जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा ये क्षेत्र है, कुछ भाग है वो राजस्थान का। तो ये सारे मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र के अंदर आता है, जो कहीं नदी यानी कि वैष्णव का क्षेत्र कहलाता है। और ये कुल क्षेत्रफल का इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, कुल का भौगोलिक वर्ग की भाग का क्षेत्रफल उसमें से 7.5 तक 7.5 वर्ग किमी में फैला हुआ है। अब आता है प्रायद्वीपीय प्रदेश। तीसरा भौतिक प्रदेश है तो प्रायद्वीपीय प्रदेश है। ये जो प्रायद्वीपीय प्रदेश यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय प्रदेश है और ये प्रायद्वीपीय प्रदेश की दृष्टि से यहाँ कई पठारी भाग है, अधिकांश पठारी है, कई पहाड़ियाँ भी है और दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा इसमें शामिल है। तो मित्रों, यानी भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय प्रदेश है। यानी ये लगभग 16 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम में कि निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश है वो सबसे बड़ा है। तो प्रायद्वीपीय प्रदेश जो भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ये कुल क्षेत्रफल का लगभग 16 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है। चौथा जो भौतिक प्रदेश है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह है। ये यहाँ से तटीय मैदान जो यहाँ से कच्छ का ये काठियावाड़ का मैदान है, यहाँ से शुरुआत होती है और ये पूरा जो मैदानी भाग है तट के सहारे है, जहाँ से महाराष्ट्र का, कर्नाटक का तट है, मालाबार का तट है, कोरोमंडल का तट है, विशाखापट्टनम से होता हुआ ये जो उड़ीसा का तट है, उड़ीसा का यहाँ से लेकर के ये जो भाग है ये तटीय मैदान आता है, उसको तटीय मैदानी प्रदेश कहते हैं। इसके अलावा इसके साथ में जो द्वीप समूह है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह है, ये भी इसमें यानी कि शामिल है। तो ये द्वीप समूह इसमें शामिल है। तो तटीय मैदान एवं द्वीप समूह जो 4 यानी कि 37 लाख वर्ग किमी में बांटा गया है। अब बात आती है कि ये मुख्यतः यानी कि 4 भौतिक प्रदेशों की बात अपन कर रहे थे और इन 4 भौतिक प्रदेशों की विशेषताएं क्या है, इनमें और कौन से पहाड़ी पर्वत या इसकी भौतिक विशेषताओं के साथ साथ जो विविधताएं हैं वो अपन इसको एक एक करके विस्तृत पढ़ेंगे। लेकिन भौतिक प्रदेशों में के अंदर कुछ ये 4 भाग है भौतिक प्रदेश। NCERT की किताब के अंदर जो 9th या 10th या 11th में है उसमें भारत के भौतिक प्रदेश हैं वो 6 दिए गए हैं। यानी भारत के मुख्यतः भौतिक प्रदेश तो 4 है, लेकिन इन भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा जा सकता है। इसीलिए NCERT की किताबों के अंदर 6 भौतिक प्रदेशों को बांटा जा सकता है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप इसमें से कौन कौन से हैं वो 6 जो भारत के भौतिक प्रदेश 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है,
ये भौतिक प्रदेश हैं जैसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हैं, मध्यवर्ती विशाल मैदान है, थार का मरुस्थल है और प्रायद्वीपीय पठार है, इसके साथ तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। यानी कि थार का मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप समूह इसको अलग अलग करके यानी कि वर्णन किया गया है एनसीईआरटी की किताबों के अंदर। तो मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेश हैं और अब आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो प्रायद्वीपीय यानी कि प्रदेश सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हैं और यदि इन 4 भौतिक प्रदेशों में से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है तो तटीय मैदान और द्वीप समूह ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। इन बातों को ध्यान में रखना है। भारत यदि अपन एशिया की दृष्टि से देखेंगे तो भारत एक प्रायद्वीप है और एशिया महाद्वीप, एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके दक्षिण मध्य दक्षिण में स्थित है। तो ये प्रायद्वीपीय स्थिति होने के कारण इसमें सांस्कृतिक विविधताओं के साथ साथ भारत में एक भौतिक विविधताएं आती है और भारत को ये यानी कि एक उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो मोटे तौर पर पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये जो शामिल किए गए हैं। तो इस भारतीय भौतिक यानी भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया है। उसका कारण क्या है कि भारत एशिया कॉन्टिनेंट की दृष्टि से भारत के अंदर एक सांस्कृतिक और भौगोलिक जो विशेषताएं हैं, विविधताएं हैं, वो एक विचित्र प्रकार की है और वो इस प्रकार की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताएं हैं जो एक महाद्वीप की विशेषताओं को शामिल करती है। इसीलिए इन सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं के कारण, विचित्र प्रकार की विविधताओं के कारण भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा भी दिया गया है। और आपको ये भी पता होगा कि प्रायद्वीपीय भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, ये आप सब जानते हैं कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो तीनों ओर से जलीय क्षेत्र से घिरा होता है उसको अपन प्रायद्वीप का दर्जा देते हैं। तो बहुत सारे विश्वों में प्रायद्वीप है और उसमें से भारत एक भी प्रायद्वीप है और इसके साथ साथ उपमहाद्वीप भी कहलाता है। भारत के भौतिक प्रदेशों की बात में सबसे मुख्यतः यानी कि जो भौतिक प्रदेश हैं वह है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पहला अपन लेते हैं उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश है। ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें ज़्यादातर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर राज्य है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और इसके अलावा यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है और इसके बाद में पूर्वोत्तर के अंदर सिक्किम भी इसमें शामिल है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कुछ असम का भाग है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे यानी कि राज्य उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में आते हैं और ये 5 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है। अब बात ये आती है कि उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में अपन जानते हैं कि उत्पत्ति इसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन पैदा होते हैं, जिसमें हिमालय पर्वत की भी उत्पत्ति यानी कि शामिल है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इससे संबंधित यानी कि हमें सवाल होते हैं। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत है। एक सिद्धांत है कि प्लेट
प्लेट विवर्तनिकी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो दो मत इससे यानी कि क्लियर होते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसमें दो सिद्धांत है कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जो ये बताता है कि प्राचीन समय के अंदर जो हैरियस, मॉर्गन, मैकेंजी, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, उसमें ये बताया गया है कि प्राचीन समय के अंदर जो संपूर्ण विश्व एक अलग अलग 6 बड़ी प्लेटों में विभाजित था और 7 छोटी प्लेटों में विभाजित था। उनमें से ये यानी कि जो भारत की हिमालय उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई उससे संबंधित ये बताया गया है कि उनमें से 2 प्लेटें, जिसमें से एक यूरेशियन प्लेट है और दूसरी है वो यानी कि दूसरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। एक तो यूरेशियन प्लेट और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो पहले यानी जो गोंडवाना लैंड है उसका हिस्सा था और उससे टूट करके अफ्रीका से अलग हुई है। अफ्रीका से ये धीरे धीरे इसका खिसकाव है वो यानी कि पूर्व और उत्तर की ओर होता गया। पहले पूर्व की ओर हुआ, फिर धीरे धीरे ये उत्तर की ओर खिसकी और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो धीरे धीरे पूर्व से उत्तर की ओर खिसकते जो यूरेशियन प्लेट है उससे यानी कि उसके पास जाकर के यानी कि धक्का देती है या उसका दोनों प्लेटों का इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का अभिसरण होता है। जब अभिसरण होता है दोनों का तब हमेशा क्या होता है कि माना कि ये वो प्लेट है और इस प्रकार की प्लेट है, ये प्लेट है, दोनों के बीच का जब अभिसरण होता है तब जो बीच का भाग होता है ये इस प्रकार अभिसरण की वजह से मोड़ पड़ जाते हैं और कालांतर में ये मोड़ और गहरे होते जाते हैं और ये धीरे धीरे इस प्रकार एक मोड़दार पर्वत का निर्माण होते हैं। मोड़दार पर्वत का निर्माण करते हैं। अपन समझ सकते हैं कि प्लेटों का ये दोनों का क्या हो रहा है, इनका अभिसरण हो रहा है। जब दोनों प्लेटें आमने सामने गति करती है तो उनका अभिसरण होता है और इसकी वजह से यानी ये प्लेट उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ है। ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है। दूसरा सिद्धांत ये आता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत एक जर्मन जलवायु वैज्ञानिक था, उसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 के अंदर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत में ये बताया गया है कि आज जो संपूर्ण पृथ्वी में जल और स्थलीय भाग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 7 कॉन्टिनेंट भी है, 4 महासागर भी है, प्राचीन समय के अंदर ये क्रिटेशियस युग से पहले ये यानी कि सारा जो स्थलखंड था वो इकट्ठा था और इसकी चारों ओर एक विशाल महासागर लहराता था। तो वेगनर ने ऐसा बताया है कि जो 4 यानी कि सभी स्थलखंड एक विशाल भूखंड की तरह इकट्ठा था, उसका नाम उन्होंने पेंजिया दिया है। उसके चारों ओर एक विशाल यानी कि
सागर लहराता था, पानी था, उसका नाम पैंथालासा था। और बीच में एक छोटी सी दरार थी और उस दरार में पानी भरने के कारण वहाँ स्थिति दलदली स्थिति हो जाती है। और उस दरार में यानी कि दलदली स्थिति होने के कारण वहाँ एक छोटा सा सागरीय भाग निर्मित हो जाता है जिसका नाम था टेथिस सागर। मैं डायग्राम से अगर समझाऊँ तो जो ये विस्थापन महाद्वीपीय विस्थापन का जो सूर्य विज्ञान का सिद्धांत है वो ये बता रहा है कि प्राचीन समय के अंदर इस प्रकार का एक जो पृथ्वी है ये दो भागों में विभाजित थी और इस प्रकार यानी ये जो पूरा स्तरखंड है ये इसका नाम था पेंजिया। ये पेंजिया है। इसके चारों एक सागर था, विशाल सागर जिसका नाम इसका सागर जिसका नाम पैंथालासा। और यहाँ पानी एक दलदली स्थिति था, बीच में दरार थी और उस दरार का सागर था, उसका नाम था टेथिस सागर। अब देखो होता क्या है कि ये पेंजिया है, इसके चारों ओर पैंथालासा है, बीच में एक छोटी सी दरार आती है। ये दरार धीरे धीरे इसमें पानी बढ़ता जाता है, ये बढ़ती जाती है तो ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। ऊपर का भाग है ये अंगारा लैंड हो गया, अंगारा लैंड। और ये जो भाग था ये गोंडवाना लैंड कहलाता है। ये भाग है वो गोंडवाना। दो भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में इस तरह विभाजित हो गया। अब जब ये दो भागों में इस तरह विभाजित हुआ और बीच के अंदर टेथिस महासागर की स्थिति बनी, तब यहाँ से एक पूरा विभाजन होता है जो आज यहाँ से भारत यानी और एक ड्यूरेशन है। अब जब ये दो भागों में विभाजित होने के बाद में धीरे धीरे इनके भी टुकड़े होने लगते हैं। तो गोंडवाना जो लैंड का दक्षिण का भाग था, इसमें से एक इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो यानी कि अलग होता है। गोंडवाना लैंड ये धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकता है और एक तरफ यानी कि ये अंगारा लैंड से टकराता है। जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड आपस में जब टकराते हैं तो इसका अभिसरण होता है और अभिसरण के द्वारा यानी बीच में जो दलदली स्थिति है टेथिस यानी कि सागर जो दलदली स्थिति है जिसको कॉबर ने जियोसिंक लाइन कहा है, भूसंतति कहा है। तो भूसंतति की स्थिति बनती है और फिर दोनों तरफ जब दलदली स्थिति होती है तब इस प्रकार दबाव पड़ता है। जैसे ये स्थिति बनती है कि एक तरफ यानी कि गोंडवाना लैंड और एक तरफ अंगारा लैंड है, इन दोनों का दबाव रहता है। इससे जो भी मलबा वगैरह जो भी आधा निक्षेपण होता है वो इससे धीरे धीरे निक्षेपण होने के कारण ये पानी की तरह घूमने लगता है। और जब इसमें बहुत सारा जब दबाव पड़ता है, जब इसमें ज़्यादा दबाव पड़ता है तब इसमें क्या पड़ जाते हैं, ये मोड़ पड़ जाते हैं। और ये जो मोड़ है कालांतर के अंदर ये जो मोड़ बनते हैं वो यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण करते हैं। ये मोड़ आगे जाकर के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार अपन ने कहा यानी कि पढ़ा कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो निर्माण है उसकी उत्पत्ति
से संबंधित दो सिद्धांत आए हैं, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। और दोनों ने अधिकांश यही कहा है कि दोनों जो भूखंड है, विशाल भूखंड है, चाहे अंगारा लैंड हो या गोंडवाना लैंड हो या प्लेटों का विवर्तनी हो, दोनों का आभीषण होता है। और बीच में जो दलदली स्थिति थी, जिसने कॉबर ने जियो सिंक्लाइन या भूसन्नति कहा है, जिसको अपन टेथिस सागर कहते हैं, इस टेथिस सागर के अंदर दलदल भरने के बाद में इसमें एक ज़्यादा दबाव पड़ता है, बल लगता है और बीच का भाग ऊपर उठता है और एक मोड़ पड़ जाते हैं। और इससे यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति होती है, जिसमें हिमालय पर्वतीय यानी हिमालय पर्वत श्रेणी भी शामिल है। आगे अपन पढ़ेंगे कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के कौन कौन से भाग है और इसमें और कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, इन तमाम बातों का अध्ययन करेंगे।